पास्ट टेंस। चलिए पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का बीते हुए समय में अनिश्चित रूप पाया जाता है। एक बार और सुनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, था, थी, थे, आ, ई, ए, ये आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का बीते हुए समय में अनिश्चित रूप पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आगरा गया। देखिए मैं कब गया आगरा? कल, यानी बीते हुए समय में। अब बीते हुए समय में कितने बजे गया, कैसे गया, क्यों गया, कुछ पता नहीं, इसलिए हो गया ये आपका अनिश्चित रूप। यानी बीते हुए समय में अनिश्चित रूप मिल गया और लास्ट में क्या मिल गया हमें? या। ठीक है, आ, ई, ए, ये, या, ता, था, ती थी, ये सब लास्ट में आते हैं, तो हम इससे पहचान लेंगे कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए इसका रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? देखिए, चाहे कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, मुख्य क्रिया यानी कि हमारी मुख्य क्रिया कौन सी होती है? मेन वर्ब। जो हमारे सेंटेंस में मेन कार्य हो रहा होता है वही हमारी क्या होती है? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। अब इसमें ये हेडक नहीं है कि कर्ता अगर सिंगुलर हो तो ये लगाएंगे, प्लूरल हो तो ये लगाएंगे। इसमें चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें मेन वर्ब में बस क्या लगानी है हमें? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आगरा गया। देखिए मैं की लग गया आई, मैं का जो होता है आई होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम सीधे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। मुख्य क्रिया और क्या है हमारी? जाना यानी गया। और गो, वेंट, गॉन, तो हमारी वेंट हो गई सेकंड फॉर्म। तो आई वेंट टू, कहाँ गया था? आगरा। कब गया था? कल, यस्टरडे। मैं कल आगरा गया, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है, और फिर आगे हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, उसके नेगेटिव 2 तरीके से बनेंगे। आपको याद होगा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, एक होता है नॉट वाला, एक होता है नेवर वाला। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के भी 2 प्रकार से बनेंगे, एक होगा नॉट वाला और एक होगा नेवर वाला। चलिए सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 2, नेगेटिव, जो नॉट लगा के हम बनाते हैं। अब इसमें वही बात आती है कि चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, और वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड। क्या होती है? डिड। चलिए देखते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे? डिड। डिड के साथ क्या लगा देंगे हम? नॉट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा। डिड नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं तथा अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की, बट नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एक बार और देखेंगे रूल को। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं, और अब हम जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे नहीं पीटा,
नहीं पीटा होगा, हम कब कह रहे हैं कि तुमने पीटा, ठीक है। मैंने उसे नहीं पीटा, अब इसको कैसे बनाएंगे हम, मैंने की हो गई आई, नहीं पीटा तो हम आई के साथ क्या लगा देंगे, डिड नॉट। आई डिड नॉट, पीटने की होती है बीट, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी है और उसके बाद लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट उसे। मैंने उसे नहीं पीटा, आई डिड नॉट बीट हिम। क्या बन जाएगा ये सेंटेंस, आई डिड नॉट बीट हिम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम कल स्टेशन नहीं गए थे। हम की हो जाएगी वी। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का तो कोई झंझट ही नहीं है, सीधे लगाइए डिड नॉट। गो टू स्टेशन यस्टरडे, हम कल स्टेशन नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो टू स्टेशन यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3 और ये क्या है आपका, नेवर वाला है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था नेवर वाला रूल, वैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट में भी नेवर वाला रूल अप्लाई करते हैं। नेगेटिव सेकंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको हम एक तरीके से पहचानने के लिए नेगेटिव जो है सेकंड बोल दिया है। स्टार्ट करते हैं, जब हम वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं हम, नेवर। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसकी इंग्लिश क्या लगती है, नेवर। नेवर का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं और डिड नॉट नहीं लगाते हैं, मतलब नेवर का प्रयोग करते हैं और डिड नॉट का नहीं करते, और वाक्य को अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यही सेम चीज़ हमने किसमें पढ़ी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ी थी कि अगर नेवर आ रहा हो तो हम नॉट नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज, तो हम क्या नहीं लगाते थे वहाँ, डू नॉट और डज नॉट का यूज़ नहीं करते थे, उसकी जगह हम क्या यूज़ करते थे, नेवर का यूज़ करते थे और वाक्य को अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाते थे। ठीक उसी तरह इसमें हम डिड नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, नेवर का यूज़ करेंगे और वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इन लड़कों ने कभी झूठ नहीं बोला। अब देखिए कभी नहीं आ रहा है तो कभी नहीं के लिए नेवर आ गया, तो क्या बन जाएगा, इन लड़कों ने, दीज बॉय, ठीक है, दीज बॉयज, बॉयज़ के बाद क्या लगाएंगे हम, कभी नहीं, नेवर। अब अगर ये आपका केवल सिंपल नेगेटिव होता तो डिड नॉट टेल आता, अगर आपका ये जो नेवर वाला आ रहा है तो क्या आ जाएगा, नेवर के बाद हम अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे और हमारी जो मेन वर्ब है उसकी क्या लगाएंगे हम, सेकंड फॉर्म। टेल का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड अ लाई, ठीक है। इन लड़कों ने कभी झूठ नहीं बोला, दीज बॉयज नेवर टोल्ड अ लाई। इस तरीके से आपका ये रूल कंप्लीट होता है, नेगेटिव सेकंड यानी नेवर वाला रूल। नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव फर्स्ट। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं आपको बताती आ रही हूँ कि इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड क्या होता है। इंटरोगेटिव फर्स्ट जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए और इंटरोगेटिव सेकंड जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो चलिए इंटरोगेटिव फर्स्ट का रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और देखेंगे, एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या यह लड़का यहाँ सोया था। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया तो हमने क्या रख दिया उठा के, हमने रख दिया उठा के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, तो ये क्या बन जाएगा, डिड। उसके बाद यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यह है लड़का, डिड दिस बॉय। फिर आ जाएगी हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्लीप, डिड दिस बॉय स्लीप हेयर, हेयर यहाँ हो जाएगा हेयर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, क्या यह लड़का यहाँ सोया था, डिड दिस बॉय स्लीप हेयर। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, इंटरोगेटिव सेकंड, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के
बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले। फिर सहायक क्रिया यानी कि डिड, सहायक क्रिया हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड। फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले। फिर आपकी क्या लगेगा? फिर लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। फिर कर्ता, फिर मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। वह कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्या पढ़ाया था? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्या पढ़ाया था? अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा है क्वेश्चन वर्ड? क्या। तो क्या को हम सबसे पहले उठा के ले आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ रहा है। तो क्या की इंग्लिश होती है वॉट। उसके बाद क्या यूज़ होगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड। वॉट डिड। एंड देन सब्जेक्ट है हमारे तुम्हारा पिताजी। योर फादर, फिर आ जाएगी हमारी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म टीच यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट यस्टरडे। ठीक है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्या पढ़ाया था? What did your father teach you yesterday? What did your father teach you yesterday? तो इस तरीके से हमारा ये टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का बीते हुए समय में। अब बीता हुआ समय, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसलिए कार्य का बीते हुए समय में लगातार होना पाया जाता है। एक बार और सुनेंगे ध्यान से। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का बीते हुए समय में लगातार होना पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था। अब देखिए लास्ट में रहा था आया, इससे हमें समझ में आ गया कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और बीते हुए समय में यानी पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था, पहले की बात है। पहले की बात में भी काम हमारा लगातार चल रहा है एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसका रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। पास्ट कंटिन्यूअस के साधारण वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता यानी कि हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वॉज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आप लोगों को पता ही है क्या होती है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब। बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया क्या होती है? हमारी मेन वर्ब मतलब जो हमारे वाक्य में, जो हमारे सेंटेंस में मेन कार्य हो रहा होता है, वही हमारी क्या होती है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य को बनाते हैं। मुख्य क्रिया में क्या हम जोड़ देते हैं? जो भी हमारा मेन काम हो रहा होता है उसमें हम आईएनजी को प्लस करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था। अब देखिए रहा था आ गया लास्ट में, इससे हमें समझ में आ गया कि ये कौन सा टेंस है। ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुजारी, द प्रीस्ट। ठीक है। प्रीस्ट हमारा क्या है? प्रीस्ट हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे वॉज। ठीक है। उसके बाद आ जाएगी हमारी मेन वर्ब, पूजा करना यानी वर्शिप करना, उसमें हम प्लस कर देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा हमारा वर्शिपिंग। और बाकी का जो बचा हुआ होता है ऑब्जेक्ट, वो हम लास्ट में रख देते हैं। वर्शिपिंग इन द टेम्पल, कहाँ कर रहा था? मंदिर में कर रहा था। एक बार और समझेंगे। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था, द प्रीस्ट
वॉज वर्शिपिंग इन द टेम्पल। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या थी हमारी हेल्पिंग वर्ब? वाज या वर। सिंगुलर के साथ हम वाज यूज़ कर रहे थे, वहीं प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे? वर यूज़ कर रहे थे। नेगेटिव में वाज नॉट हो जाता है और वर नॉट हो जाता है। एक वचनकर्ता के साथ क्या यूज़ करते हैं? वाज नॉट। और बहुवचनकर्ता के साथ वर नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य को बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे थे। मेरे पिताजी माई फादर हो गया, ये हो गया आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे वॉज नॉट। माई फादर वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस। गोइंग जाना, मेन वर्ब में हमने क्या प्लस कर दिया? आईएनजी प्लस कर दिया, और बाकी का बचा हुआ पार्ट हमने लास्ट में रख दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे थे। माई फादर वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट। जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या है और इंटेरोगेटिव सेकंड क्या है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए, और इंटेरोगेटिव सेकंड जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। इनकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। वाज या वर किसके अनुसार? हमारे कर्ता के अनुसार लगती है। कर्ता अगर सिंगुलर हो तो हम यूज़ करेंगे वाज का, और कर्ता वहीं अगर प्लूरल हो तो हम यूज़ करेंगे वर का। वाज या वर कर्ता के अनुसार, फिर हमारा कर्ता, कर्ता मीन सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी। मेन मुख्य क्रिया हो गई आपकी मेन वर्ब, वह कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे। जब क्वेश्चन वर्ड, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। इनकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता हमारा सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है तो वर। उसके बाद हमारा कर्ता, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या रमेश खाना खा रहा था? अब देखिए क्या सबसे पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग? रमेश, यानी हमारा कर्ता क्या है? रमेश, कर्ता के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब कर्ता यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने वाज को यहाँ लगा दिया। उसके बाद रख दिया हमने अपना कर्ता यानी कि सब्जेक्ट वॉज रमेश। उसके बाद रखा हमने मेन वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए खाना खा रहा है तो हमारी मेन वर्ब खाना खाने की हो गई, तो ईट में हमने लगा दिया आईएनजी, और बाकी का ऑब्जेक्ट हमने बाद में रख दिया। तो बन गया क्या हमारा? वॉज रमेश ईटिंग द फूड। क्या रमेश खाना खा रहा था? वॉज रमेश ईटिंग द फूड। तो इस तरीके से हमारा ये इंटरोगेटिव फर्स्ट बन गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे पार्क में शोर मचा रहे थे? अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे यानी कि दे हो गया आपका प्लूरल नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? सबसे पहले वर दे मेकिंग अ नॉइज इन द पार्क। एक बार और समझेंगे क्या पहले आ रहा है? सबसे पहले उठा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट दे, फिर आ गया हमारा मेन वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद बाकी का बचा हुआ पार्ट रख दिया। तो क्या बन गया ये? क्या वे पार्क में शोर मचा रहे हैं? वर दे मेकिंग अ नॉइज इन अ पार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, इंटेरोगेटिव सेकंड। इसमें क्या होता है? जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब वाज या वर किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूटर से कहाँ जा रहा था?
अब देखिए बीच में कहाँ आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड, इसको हमने उठा के सबसे पहले रख लिया। कहाँ की इंग्लिश हो गई? वेयर। उसके बाद हम लगा देंगे अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी वाज। वाज क्यों लगाया हमने? ही के अकॉर्डिंग, वह के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमने वाज लगा दिया। उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया हमारा मेन वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ पार्ट रख के हमने वाक्य को बना दिया। वह स्कूटर से कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज ही गोइंग बाय स्कूटर। तो इस तरीके से आपका ये टेंस कंप्लीट हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आता है आपका टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। ये टेंस सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये टेंस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है, तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का बीते हुए समय में समाप्त होना पाया जाता है। मतलब जो कार्य है हमारा वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बीते हुए समय में। और इस टेंस के वाक्य के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। ये आते हैं आपके टेंस के लास्ट में, जिससे हम टेंस को फटाफट पहचान लेते हैं। और जो कार्य होता है वो कार्य हमारा बीते हुए समय में क्या होता है? समाप्त हो चुका होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मतलब पहुंच चुका था, ये कल की बात कर रहा है, मतलब ऑलरेडी कार्य समाप्त हो चुका है, बीते हुए समय में कार्य समाप्त हो चुका है। अच्छा, इसमें कुछ नोट करने वाली बात है, वो देखेंगे। चलिए देखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है हमारा? कभी कभी वाक्य में दो कार्यों का वर्णन पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी इसी टेंस में बनाते हैं। और जो कार्य हमारा बाद में फिनिश होता है, बाद में समाप्त होता है, उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस टेंस में याद रखनी है। क्या कि कार्य, अगर दो कार्य हो रहे हो एक सेंटेंस में, तो जो कार्य हमारा पहले समाप्त होता है उसे बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होता है उसे बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये बताइए कि डॉक्टर पहले आ रहा है कि रोगी पहले मर रहा है? डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर रहा है ना, तो रोगी जो मर चुका था वो बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और डॉक्टर के आने से पहले ये बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। एक बार और रिपीट करते हैं ये बात कि अगर वाक्य में दो कार्य हो रहे होते हैं तो पहले जो कार्य समाप्त होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में फिनिश होता है, बाद में समाप्त होता है, उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जिसने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देख रखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, नोट नंबर 2 और है आपका, देखते हैं। वाक्य में पहले की अंग्रेज़ी बिफोर तथा बाद की अंग्रेज़ी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं और वाक्य को बनाते हैं। जैसे आपने देखा डॉक्टर के आने से पहले, पहले आ गया है ना, ये भी हो सकता है डॉक्टर के आने के बाद भी हो सकता है। तो पहले की अंग्रेज़ी लगेगी बिफोर और बाद की लग जाएगी आपकी आफ्टर। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। पास्ट परफेक्ट के साधारण वाक्य को हम कैसे बनाएंगे उसका रूल पढ़ते हैं। अब देखिए, चाहे कर्ता, कर्ता हमारा हो गया सब्जेक्ट, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अलग अलग होती हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये होती है आपकी हेड। क्या होती है? हेड। तो चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेड तथा मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, जो आपका वाक्य में मेन कार्य हो रहा होता है वही होती है हमारी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम? मेन वर्ब की लगाते हैं हम थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया हेड
तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को हम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अब देखिए मैं की हो गया आई, ठीक है, आई। अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें क्या लगाना है, हमें लगानी हेल्पिंग वर्ब हैड। तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन। रीच्ड क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारा मेन कार्य हो रहा है, यानी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म, और बाकी का बचा हुआ हम लास्ट में रख ही देते हैं। तो ये क्या बन गया सेंटेंस, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए रोगी पहले मर रहा है, तो हम ये वाला सेंटेंस पहले बनाएंगे, और ये सेंटेंस हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट आपका हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, डाइड हो गया आपका मरना, हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। डाई होता है और डाई की थर्ड फॉर्म हो जाती है डाइड। तो द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद लगा देंगे पहले की इंग्लिश, यानी बिफोर। फिर डॉक्टर का आना, डॉक्टर का आना बाद में हो रहा है, रोगी पहले मर रहा है, तो डॉक्टर का आना बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या था हमारा रूल, कि हम जो मेन वर्ब होती थी उसकी हम कौन सी फॉर्म लगाते थे, सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कम की देखिए सेकंड फॉर्म लगा दी हमने, केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2, नेगेटिव रूल। नेगेटिव मीन्स आप लोग जानते ही हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो हम नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाते हैं, बस हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देते हैं, नॉट जोड़ देते हैं, और वो हमारा नकारात्मक वाक्य बन जाता है। देखिए फिर भी एक बार रूल पढ़ते हैं। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, ठीक है, एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया क्या लगती है, हैड नॉट, तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बना देते हैं। जैसे सूर्य छिपने से पहले ही नौकर ने खाना नहीं बनाया था, तो ये आपका बन जाएगा, द सर्वेंट हैड नॉट कुक द फूड बिफोर द सन सेट। सूर्य के छुपने से पहले ही नौकर ने खाना नहीं बनाया था, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, हैड नॉट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लड़कों के जाने के बाद प्रधानाचार्य जी ने अध्यापकों को बुलाया था। अब देखिए यहाँ पे आया था हमारा सब जगह पहले पहले, यहाँ पे आ गया हमारा बाद। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है, क्या ध्यान रखने की है, कि अगर सेंटेंस में पहले आए तो पहले वाला हमारा जो सेंटेंस का पहले वाला वो है पार्ट, वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है, और अगर सेंटेंस में बाद शब्द आए तो बाद वाला पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है। जैसे लड़कों के जाने के बाद प्रधान अध्यापक जी ने अध्यापकों को बुलाया था। अब द प्रिंसिपल कॉल्ड द टीचर, देखिए बाद आ रहा है, तो इसके बाद वाला सेंटेंस जो है वो हमारा किस में बन जाएगा, पहले आके पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा, और जो बाद में कार्य होता है वो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो ये हमारा बन जाएगा द प्रिंसिपल कॉल्ड द टीचर, ये आपका बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। फिर आफ्टर लग गया, तो आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है, बाद वाला जो पार्ट है वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। एक बार और ध्यान से समझेंगे। देखिए लड़कों के जाने के बाद प्रधानाचार्य जी ने अध्यापकों को बुलाया था। लड़कों के जाने के बाद ही तो बुलाया है प्रधान अध्यापक ने अध्यापकों को, तो हमारा जो बाद वाला सेंटेंस है वो बाद के बाद वाला सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, उससे पहले वाला बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे द प्रिंसिपल कॉल द टीचर। अब देखिए प्रिंसिपल ने बुलाया था, बाद में बुलाया था, अब क्योंकि यहाँ पे बाद है तो बाद वाला कार्य हमारा बन गया पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले कार्य हो रहा है वो बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट में। द प्रिंसिपल कॉल द टीचर आफ्टर, ये बात की लगा दी आफ्टर द बॉयज हैड गॉन यानी थर्ड फॉर्म, और ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब। एक बार और देखेंगे, द प्रिंसिपल कॉल द टीचर, ये वाला सेंटेंस बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। आफ्टर लग गया यानी बाद वाला सेंटेंस है, और इसके बाद वाला आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस हमेशा बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में।
देखेंगे कैसे कि पहले अगर हो तो पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, और बाद हो तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। आपको इतना याद रखना है केवल कि अगर पहले दे रखा होता है तो पहले वाला जो हमारा पार्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और अगर बाद दे रखा होता है तो बाद वाला पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है। आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव, इसका देख लेते हैं रूल। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया हेड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी इंग्लिश नहीं लगाते, इनकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी हमारी सहायक क्रिया, फिर आपका आ जाएगा कर्ता, फिर आपका आ जाएगा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके थे। अब देखिए पहले क्या कार्य हो रहा है, चोरों के भागने का, तो ये बन जाएगा हमारा आपका पास्ट परफेक्ट में। पहले सबसे पहले हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, अपनी हेल्पिंग वर्ब निकाल ली। क्यों, क्योंकि क्या जो है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ रहा है। तो हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड, क्या बना दिया हमने इसका, हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले, ये बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड। जब प्रश्नवाचक शब्द कब आते हैं, वाक्यों के बीच में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके रूल। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था। तो अब देखिए बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों, तो इसकी इंग्लिश हमने सबसे पहले निकाल ली। वाई, उसके बाद हमने लगा दिया क्या, हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मुकेश, उसके बाद मेन वर्ब, फिर बाकी का सेंटेंस। वाई हैड मुकेश कम हेयर बिफोर यू स्लेप्ट, ये हो गई आपकी सेकंड फॉर्म, यानी हमारा जो पहले वाला सेंटेंस है वो बन गया हमारा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा सेंटेंस बन गया हमारा, दूसरा पार्ट बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था, वाई हैड मुकेश कम हेयर बिफोर यू स्लेप्ट। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में ही लगातार होना पाया जाता है। कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, समय दिया होता है। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी सेम पहचान थी, क्या थी कि वाक्यों के अंत में क्या क्या आ रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे थे, और कार्य लगातार भी हो रहा था। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इन दोनों में टाइम का। आपका पास्ट कंटिन्यूअस में कार्य जब से भी शुरू होता है, समय नहीं दिया होता, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, क्या दिया होता है, आपका समय दिया होता है, टाइम दिया होता है। जैसे माताजी सुबह से कपड़े धो रही थी। अब देखिए रही थी आ गया, हमें समझ में आ गया कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कब से धो रही है, सुबह से, ये आपका टाइम आ गया। टाइम से हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कौन सा होता है हमारा, रूल नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साधारण वाक्य को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। जैसे कि आपको पता ही है कि सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी, मुख्य क्रिया यानी कि हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो भी हमारा सेंटेंस में मेन कार्य हो रहा है वही होता है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया में हम क्या लगा देते हैं,
ing। वह कर्म का प्रयोग करते हुए से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। अब देखिए जैसे ये आ रहा है सुबह से, ठीक है। अब ये सुबह से, इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे या फॉर यूज़ करेंगे। इसका मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पूरा रूल सही समझाया था, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माता जी सुबह से कपड़े धो रही थी। अब देखिए माता जी, आ गया मदर, ठीक है। उसके बाद लग गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर आ गई हमारी मेन वर्ब प्लस ing, यानी कि वॉशिंग द क्लॉथ्स। कब से? सुबह से। सुबह हमारा निश्चित समय हो गया, तो उससे पहले आ गया हमारा सिंस, और फिर सुबह यानी मॉर्निंग। तो ये बन गया आपका मदर हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लड़के 2 घंटे से नदी में स्नान कर रहे थे। ये लड़के हो गया आपका सब्जेक्ट, तो हो गया दीज बॉयज़। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब हैड बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा नेगेटिव। कौन सा है नेक्स्ट रूल? नेगेटिव। देखिए, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया हैड नॉट बीन, फिर मुख्य क्रिया में ing व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। अब देखिए, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? हैड नॉट बीन। हैड और बीन के बीच में हम क्या लगा देते हैं? नॉट। हैड नॉट बीन, फिर हमारी मेन वर्ब प्लस ing, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह लड़का 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। यह लड़का हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो दिस बॉय, फिर आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, फिर मेन वर्ब प्लस ing यानी लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। यह लड़का 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। दिस बॉय हैड नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट। जैसे कि मैं आपको कई बार बता ही चुकी हूँ, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होता है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट जब क्वेश्चन वर्ड हमारे सबसे पहले शुरू में आते हैं वाक्य में, और इंटेरोगेटिव सेकंड जब हमारे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। चलिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट का रूल देखते हैं। रूल नंबर 3, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। इनकी जगह पर हम क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया हैड, और फिर लगाते हैं हम अपना सब्जेक्ट, और फिर लगाते हैं हम बीन, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं? अपना सब्जेक्ट लगा देते हैं। फिर मुख्य क्रिया में ing, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और रूल को देखेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। इनकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं? सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया में ing, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या ये लड़कियां रविवार से अपना गृह कार्य कर रही हैं? अब देखिए सबसे पहले क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड बीन, तो हम सबसे पहले लगा देंगे हैड, उसके बीच में लगा देंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ये लड़कियाँ, यानी दीज गर्ल। फिर लगाएंगे हम बीन, फिर लगाएंगे हम मेन वर्ब प्लस ing यानी डूइंग, फिर लगाएंगे हम अपना ऑब्जेक्ट देयर होमवर्क, और सिंस या फॉर यूज़ करते हुए हम वाक्य को बना देंगे। सिंस संडे, कब से कर रही हैं? संडे से, यानी रविवार से कर रही हैं, तो हम लगा देंगे सिंस संडे। एक बार देखेंगे क्या बन गया। क्या ये लड़कियां रविवार से अपना गृह कार्य कर रही थी? तो बन गया ये हमारा हैड दीज गर्ल बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस संडे। आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड। जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है?
कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश 10 वर्षों से गीत क्यों गा रहा था। अब वो तो मुकेश को ही पता है कि वो 10 वर्षों से गीत क्यों गा रहा था। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। क्यों, अब देखिए बीच में आ गया क्यों, तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा लेंगे। ठीक है, क्या होती है क्यों की अंग्रेजी, वाई। वाई लगा लिया, उसके बाद हम लगाएंगे अपना हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मुकेश, मुकेश क्या है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर लगाएंगे हम बीन, फिर लगाएंगे मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर आपका बाकी का बचा हुआ पार्ट प्लस फॉर या सिंस का यूज़ करते हुए वाक्य को बना देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, मुकेश 10 वर्षों से गीत क्यों गा रहा था। वाई हैड मुकेश बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।